और इस तरह के पॉइंट से एक पॉइंट ये है, जैसे एक पॉइंट ये बन गया, फिर एक पॉइंट ये बन गया, फिर एक पॉइंट ये बन गया। इस तरह के अगर आप बहुत महीन पेन है, कितने सारे पॉइंट आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हो। देखो मैं तो इतनी जल्दी कर रहा हूँ, तब भी मैं कुछ पॉइंट तो कुछ ही कर पा रहा हूँ। सो देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ पॉइंट। हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक बात ख़त्म कर ली थी, और हमारी जो बात थी दैट वाज अबाउट द कोहेरेंट सोर्सेस, कि भाई कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। और बहुत ही डिटेल में इस बारे में बात हुई थी कि कोहेरेंट सोर्सेस जो होते हैं असल में वो ऐसे दो सोर्स या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे सोर्सेस होते हैं जिनसे जब वेव निकलती हैं तो उन वेव का जो फेज डिफरेंस होता है, वेव के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो या तो होता ही नहीं है, जीरो होता है, और अगर होता है तो कांस्टेंट रहता है, और वो कांस्टेंट बना रहता है। तो एक चीज़ हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ी कि फेज डिफरेंस का एक रोल आता है, और जब ये कोहेरेंट वेव्स एक दूसरे से मिलती हैं, मिक्स होती हैं, सुपर इम्पोज करती हैं, तो होता क्या है कि इंटरफेरेंस बनता है, सस्टेन इंटरफेरेंस बनता है, और उसकी वजह से किसी जगह पर, किसी फिल्म पर या किसी स्क्रीन पर हमको काली चमकीली पट्टियाँ या रिंग या डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स दिखाई पड़ते हैं, जो कि ऑल्टरनेट डार्क और ब्राइट होते हैं। वो डार्क ब्राइट डिपेंड करता है आपने किस तरह का मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से आपने बताया कि अगर कोहेरेंट सोर्सेस की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारे पास सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा। अच्छा, ये जो आइडिया है, ये जो चीज़ हमने सुनी, जो हमने पढ़ा, ये आज की डेट में तो तमाम तरह के थ्योरी है, तमाम तरह की किताबें हैं जिसमें लिखा गया है, लेकिन दुनिया हमेशा से इस पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं मानती थी, हमेशा से नहीं मानती थी। देखो अब इसकी शुरुआत जाती है बहुत पहले, करीब 1700 की शुरुआत में, और 17 की शुरुआत में न्यूटन ने एक किताब लिखी थी। इसे न्यूटन की किताब है प्रिंसिपिया। तो प्रिंसिपिया जो है वो मैकेनिक्स और ग्रेविटी और ये सब की बात करने वाली एक बहुत ही फंडामेंटल किताब मानी जाती है। लेकिन एक और किताब उन्होंने लिखी थी ऑप्टिक करके। वो जो किताब थी उसमें न्यूटन ने काफ़ी कुछ ऑप्टिक्स के बारे में, उनके जो प्रयोग थे, उनके जो ऑब्जर्वेशंस थे, उनकी बात कही है। और उसी किताब में न्यूटन जो होते हैं वो अपने कार्पस्कुलर थ्योरी के बारे में बात करते हैं, जहाँ न्यूटन कहते हैं कि प्रकाश को हम कणों से मिलके माने, कणों से मिलके बना हुआ माने। और वहाँ से जो न्यूटन ने जो प्रकाश था उसकी ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स की ब्रांच रखी, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स की ब्रांच रखी। तो एक तरह से न्यूटन का जो पार्टिकल नेचर मानना था, उसने एक ब्रांच को जो एक तरह से शुरू किया था ऑप्टिक्स को, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कहते थे। चूँकि न्यूटन बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी थे और डिजर्व भी करते थे वैसा प्रतिष्ठा पाना, तो न्यूटन का वो ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जो पार्टिकल नेचर का पॉइंट ऑफ व्यू था, ये लंबे समय तक लोगों ने एक्सेप्ट रखा। हालांकि न्यूटन की इस किताब से पहले, प्रिंसिपिया से पहले, हाइगन ने किताब लिखी थी, और हाइगन ने अपनी जो किताब लिखी थी उस किताब में उन्होंने वेव थ्योरी के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो प्रकाश होता है उसकी एक वेव बिहेवियर मानना जाना चाहिए। हालांकि मतलब हाइगन भी एक इन्फ्लुएंशियल आदमी थे, लेकिन न्यूटन बहुत ह्यूज पर्सनालिटी के थे, अपने मतलब बहुत बड़े पर्सनालिटी के वहाँ पे थे, इंटरनेशनली उनका बहुत बड़ा नाम था। तो हाइगन का जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो एक तरह से पिछड़ गया, पीछे रह गया। न्यूटन के विचारधारा ने, न्यूटन की जो वो आइडियोलॉजी थी, उसने उसको ओवर पावर कर लिया, और ऐसा करीब 100 सालों तक रहा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि हाइगन की बात के ऊपर काम करने वाले लोग खत्म हो गए, हाइगन की बात को भुला दिया गया, ऐसा नहीं हुआ। हालांकि न्यूटन के बाद में बर्नौली, आयलर, हैमिल्टन, लेग्रांजे, कितने ही लोग यहाँ पर आए, लेकिन उनमें गुट था। कोई मुख्य रूप से ज़्यादा तौर पर न्यूटन की थ्योरी की बात करता था, हाइगन को भी मानते थे, ऐसे था। एक बहुत ही डिसीजन हुआ इसके बारे में, निर्णय लिया गया 1801 में। 1801 में एक पॉलीमैथ थे। पॉलीमैथ का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी विद्याओं को जानता है, जैसे आपके थॉमस यंग, जिनकी हम बात करने जा रहे हैं। हम आज बात करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की, यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। यंग ने अपना जो प्रयोग था ये 1801 में किया था, और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये प्रयोग किया गया था। आखिर इस प्रयोग के बाद उनको कुछ ऑब्जर्वेशंस दिखे, उनको कुछ इंटरफेरेंस दिखे, और यंग ने उस इंटरफेरेंस को समझाने के लिए मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया। और उस मैथमेटिक्स में हाइगन की जो सिद्धांत था वेव ऑप्टिक्स को, कि प्रकाश को एक वेव की तरह से माना गया था, तो उन्होंने कहा था कि जो लाइट है जिससे आप इंटरफेरेंस देख रहे हो, इट इज़ इक्विवेलेंट टू वेव, जो कि हाइगन का ही मूल रूप से सिद्धांत था। उसको उन्होंने एक तरह से अडॉप्ट किया और इस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ किया, इसका एक्सप्लेनेशन दिया, इसका मैथमेटिक्स दिया, जिसके हम लोग आज हम इसको पढ़ाई करेंगे। अब सवाल यहाँ पर, इसको इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि इसलिए मिली क्योंकि न्यूटन के उस पार्टिकल थ्योरी में, कार्पस्कुलर थ्योरी में, ऐसी कहीं भी कोई जगह नहीं थी जिसमें कि हम इंटरफेरेंस को समझा सकें। इंटरफेरेंस को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स समझाया नहीं जा पा रहा था।
हालांकि लोग प्रयास कर रहे थे। हालांकि प्रोफेसर अजय घटक ने अपनी किताब में ये भी एक जगह मेंशन किया है कि एक न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट होता है। तो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट को न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिन लोगों ने उसको परफॉर्म किया था, न्यूटन के बाद कुछ लोगों ने न्यूटन रिंग का वो जो एक्सपेरिमेंट था उसको परफॉर्म किया, और उसमें जो रिंग्स बन रही थी उनको समझाने के लिए न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी का यूज किया। हालांकि वो उसको समझा नहीं पाए, बट दैट वाज द कॉज कि हम उसको न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई न्यूटन ने ये प्रयोग किया था इसलिए उसको न्यूटन रिंग कहते हैं। तो तमाम मत हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर थॉमस यंग साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि प्रकाश को आप एक तरंग माने, और अगर आप तरंग मानेंगे तो उसका एक मैथमेटिक्स करें, और उस मैथमेटिक्स करने के बाद उन्होंने एक बहुत ही बेहतर थ्योरी, सिंपल ही थ्योरी आप कहोगे, उसकी सहायता से डार्क और ब्राइट फ्रिंजों के बनने की शर्तें, उनकी कंडीशंस, उनकी ब्राइट की क्या पोजीशन होगी, उनकी विड्थ, ये सब कुछ कैलकुलेट कर दिया। और जब ये कैलकुलेट किया तो इस तरह से हाइगन की थ्योरी को एक बार फिर से पुनर्जीवन मिल गया, फिर से जीवित उठी। और यहीं से हमारी जो अभी तक प्रकाश का मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता था, अब प्रकाश का मतलब वेव ऑप्टिक्स भी हो गया। हालांकि ऐसा नहीं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स खत्म हो गई, लेंस को समझाने के लेंस के रे डायग्राम, मिरर के लिए रे डायग्राम, ये सब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से ही समझाए जा रहे थे, लेकिन एक और थ्योरी भी वहाँ पर आ चुकी थी जिसको हम वेव ऑप्टिक्स कहते हैं। और फिर थॉमस यंग के बाद इसमें फ्रेजनल, फ्रॉनहोफर, आर्गोड, मतलब कई सारे लोग आए, आर्गोड आए, और ये आपके मैलस, ये सब बहुत बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ आती हैं और वो इस थ्योरी को और भी रिच करते हैं। और इस तरह से हमारा जो वेव ऑप्टिक्स है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह से इस्टेब्लिश हो जाता है। तो प्रकाश अब सिर्फ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स नहीं रह गया था, प्रकाश अब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी था और वेव ऑप्टिक्स भी था, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को भी आगे जा करके वेव ऑप्टिक्स के ही तरीके से कन्वर्ज कर लिया गया। तो धीरे धीरे हुआ क्या कि 1801 के उस प्रयोग के बाद प्रकाश को तरंग माना जाने लगा और न्यूटन की वो जो कॉर्पस्कुलस थ्योरी थी उसको दरकिनार कर दिया गया। लेकिन कहानी में बदलाव फिर आता है 1905 में, जब आइंस्टीन आते हैं और वो कहते हैं कि चलो प्रकाश से अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको समझाना है तो आपको प्रकाश के पार्टिकल व्यवहार को समझना होगा। मतलब वो 1701 में जो न्यूटन ने बात कही थी, जिसको 1801 में आपके थॉमस यंग ने एक तरह से किनारे कर दिया, गलत कह दिया, और फिर उसको 1905 में आइंस्टीन जिंदा करते हैं। तो आप देख लो हर 100 साल में क्या हो रहा है, एक बात कह के न्यूटन बनते हैं बहुत फेमस, फिर 1801 में उसका उल्टा कह के उसको विरोध करके थॉमस यंग एक बहुत बड़े व्यक्ति बन जाते हैं। फिर 1905 में न्यूटन की बात को फिर से वापस ला करके आइंस्टीन एक बहुत बड़े व्यक्ति के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो हम देख क्या रहे हैं कि इस पूरे 200 साल के इतिहास में कुछ लोग हैं जो पुरानी चली आ रही बातों में एक नया विचार रखते हैं, भले वो किसी और का हो, लेकिन उसको मजबूती से प्रयोग के द्वारा, गणित के द्वारा की तरह रखते हैं, और फिर दुनिया उनको एकदम से बड़ा व्यक्ति बना देती है। फिर आने वाले समय में फिर उनको कोई और रिप्लेस करता है, एंड देन वो उनकी सारी प्रसिद्धि को अपने पास रख लेता है। तो इस तरह से दुनिया में विचारशील लोगों की हमेशा एक गुंजाइश बनी रहती है, हमेशा उनकी एक ज़रूरत बनी रहती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यंग्स एक्सपेरिमेंट की, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। जरा देखें इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर थॉमस यंग ने क्या किया था, थॉमस यंग ने जैसे मान लीजिए एक स्लिट लिया, एक सोर्स लिया, इस सोर्स से इस तरह से प्रकाश चारों तरफ निकल रहा है, फिर उन्होंने उसके रास्ते में एक स्लिट का अरेंजमेंट रख दिया, S1 और S2 दो स्लिट रख दी। तो यहाँ पे जब वेव फ्रंट आते हैं तो सेकेंडरी वेव सोर्स की तरह से काम करते हैं और यहाँ से आपकी वेव्स बाहर निकलती हैं, इस तरह से बाहर निकलती हैं। अब हम यहाँ पर रे डायग्राम की बात करें तो रे डायग्राम का एक मतलब ये है कि जो वेव फ्रंट है, अब जैसे वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर आप लाइन खींचो, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर आप लाइन खींचोगे, इनको रे कहा जाएगा। जैसे ये सोर्स है, यहाँ से एक रे ऐसे जा रही है, एक रे ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे आप कितनी सारी रे यहाँ ड्रॉ कर सकते हो। उसी तरह से यहाँ से भी आप रे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे रे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे रे ड्रॉ कर सकते हो। तो आप चीज़ यहाँ पर क्या देख रहे हो, आप बच्चों यहाँ पर ये देख रहे हो कि आप जो सोर्सेस हैं या तो उनसे इस तरह से वेव फ्रंट के फॉर्म में बनाओ या आप उसमें इस तरह से रे के फॉर्म में बनाओ, दोनों तरह से आप बना सकते हो। हालांकि इन दोनों को हम इंटरचेंज तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, हमने ये कहा कि मान लीजिए हमारे पास एक सोर्स है S1 और हमारे पास एक दूसरा सोर्स है S2, कुछ दूरी पर हमने इन दोनों को मान लिया, ठीक है। और इनके बीच का जो गैप है, थोड़ी देर के लिए मान लिया इनके बीच का गैप जो है वो 2D है। हालांकि अभी जो मैथमेटिक्स करने जा रहे हैं उसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर 2D डिस्टेंस ले लेते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, ये हमारा एक स्क्रीन है, ठीक है, ये हमारी स्क्रीन है, ओके, स्क्रीन है। अब जैसा कि मैंने यहाँ बताया है कि कई सारी रे आप बना सकते हो, तो चलो इस सोर्स S1 से एक रे हम ये बनाते हैं, ये किसी पॉइंट P पे जा रही है। ऐसे ही S2 से बहुत सारी रे निकलेंगी, चलो एक रे ऐसे लेते हैं जो भी P पे जा रही है। तो हमने दो रे ली, हालांकि याद रखना S1 से हम असंख्य रेस बना सकते हैं, S2 से हम असंख्य रेस बना सकते हैं, लेकिन हमने कोई दो रे ले ली जो एक S1 से निकल के P तक जा रही है, एक S2 से निकल करके
P तक जा रही है। अगर आप थोड़ा सा और विजुलाइज करना चाहें तो आप मान सकते हो ऐसे ही S1 से एक रे निकलेगी जो किसी पॉइंट P1 पे जाएगी, तो S2 पे भी एक रे निकलेगी जो P2 पे P1 पे जाएगी। ऐसे ही कोई रे यहाँ से निकलेगी तो बिल्कुल यहाँ से कोई ना कोई रे से मीट करेगी, ऐसे कोई रे यहाँ से निकलेगी तो बिल्कुल यहाँ से भी कोई ना कोई रे मीट करेगी। आप अगर इस तरह से असंख्य लाइनें यहाँ ड्रॉ करोगे तो आप देख सकते हो कि इस पूरे पर्दे पर क्या हो रहा है। पूरे पर्दे से हर तरह की रे जो S1 से निकल रही है और S2 से भी निकल रही है, और वो सब कहाँ आके गिर रही हैं, आके गिर रही है स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पर हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हर जगह ऐसे हर बिंदु मिलेंगे जिन पे S1 और S2 की दोनों रे आकर के मिल रही हैं। अब चूंकि हम इंटरफेरेंस को समझना चाहते हैं तो हम यही मानेंगे कि जब ये S1 और S2 से आने वाली रेज यहाँ पर मिलेंगी तो इस जगह पर किस तरह का इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, और जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा उसकी शर्त क्या होगी। तो हमने यहाँ पर इस तरह के दो रे मान ली, ये हमारा स्क्रीन है, ये कोई पॉइंट P मान लिया। अब थॉमस यंग साहब क्या कहते हैं कि मान लो S1 से निकलने वाली वेव है, उसको मानते हैं y1 = a1 sin ओमेगा t। इस तरह का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देते हैं। यहाँ पर ओमेगा क्या है, ओमेगा S1 से निकलने वाली लाइट रे की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2π टाइम f। ठीक है, ये होता है। वैसे ही S2 से भी एक वेव निकल रही है, y2 बराबर इसका एम्पलीट्यूड मान लो a2 sin ओमेगा t प्लस एक हम एंगल जोड़ दिया फाई। आप कहोगे सर ये क्यों किया आपने, यहाँ से भी तो उतनी ही फ्रिक्वेंसी की तरंग निकल रही है, तो आपने एक्स्ट्रा फाई क्यों जोड़ा। तो देखो बच्चा, अगर तुम देखोगे S1 से P की दूरी थोड़ी कम है, S2 से P की दूरी थोड़ी ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, अगर हम यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें तो आप समझ लो ये नॉर्मल अगर n है तो S1 से लेकर के P की डिस्टेंस और n से लेकर P की डिस्टेंस सेम होगी। लेकिन अगर कोई रे S2 से चल रही है तो उसको S2 से लेकर n तक की इतनी दूरी ज़्यादा चलनी पड़ी। जो रे S1 से निकल के P तक जा रही है उसने मान लो अगर हम कहें 10 मीटर चला, तो जो S2 से P तक जा रही है वो 10.5 मीटर चल रही है, क्योंकि S1 S2 में थोड़ी दूरी है तो इसका भी पाथ थोड़ा सा बढ़ गया। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि S1 से निकलने वाली रे और S2 से निकलने वाली रे के बीच में एक पाथ डिफरेंस है, क्योंकि रास्ते का अंतर है। पाथ डिफरेंस सिंपल सी बात है, जो कह रहा है वही कह रहा है, वही उसका मतलब है, पाथ का डिफरेंस। रास्ता एक लंबा है एक छोटा है, तो जो रास्ता लंबा है वहाँ से चलने वाली रे को ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। और हमने पढ़ा है, एक चीज़ पढ़ी है, याद रखिएगा कि जो फेज डिफरेंस होता है, इसको फाई कह रहे हैं, फेज डिफरेंस जो होता है वो होता है 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस। कहने का मतलब ये है कि अगर लाइट रे के बीच में, दो प्रकाश तरंगों के बीच में अगर पाथ डिफरेंस है, अगर ये पाथ डिफरेंस 0 है तो 2π से मल्टीप्लाई होकर फेज डिफरेंस भी 0 हो जाएगा। लेकिन अगर पाथ डिफरेंस बच्चा 0 नहीं है तो फिर 2π से मल्टीप्लाई होकर के फेज डिफरेंस भी कुछ ना कुछ आएगा। तो हमने वही फेज डिफरेंस यहाँ फाई मान लिया। इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि भाई फेज कितना हो सकता है, क्या हो सकता है। अब देखो, इससे पहले जो मैं डायग्राम बनाया था वैसे ही अगर तुम कोई S2 से एक रास्ता ये लोगे और S2 से एक रास्ता ये लोगे, S1 से लिया, तो अब देखो ये रास्ते थोड़े बदल गए। अभी जो व्हाइट कलर से मैंने ड्रॉ किया उसमें और इस रास्ते में थोड़ा बदलाव आ गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर तुम इसके इक्वेशन लिखोगे तो अब की बार जो फाई होगा नए रास्तों के लिए वो कुछ और होगा। ऐसे ही अगर तुम एक रास्ता ऐसे मानो और एक रास्ता ऐसे मानो और इन दोनों रास्तों को आप के लिए अगर इक्वेशन लिखोगे तो इसके लिए y1 a sin ओमेगा t होगा और इसके लिए y2 a sin ओमेगा t। फाई जो होगा वो कुछ और होगा, कोई और 0 या कुछ और होगा। तो अलग अलग पाथ के लिए, क्योंकि पाथ लेंथ अलग अलग होगी, S2 से P की दूरी और S1 से P की दूरी का जो अंतर है वो अलग अलग होगा, तो पाथ डिफरेंस जब अलग अलग होगा तो उसी हिसाब से आपका फेज डिफरेंस भी अलग अलग होगा। इसीलिए आने वाले समय में हम लोग मैथमेटिक्स जब करेंगे तो पाएंगे, देखेंगे कि हम फाई की जो वैल्यू है उसको एक नहीं रखते हैं, फाई की अलग अलग वैल्यू के लिए अपनी शर्त जो है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप क्या कहोगे, इसको कैसे लिखोगे, तो आप पहले लिखोगे न्यूटन कि भाई यंग्स एक्सपेरिमेंट था, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट एक्सपेरिमेंट था, 1801 में हुआ। ये एक प्रयोग है जिसने बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो इन्फ्लुएंशियल तरीके से जो वेव ऑप्टिक्स था उसको इस्टेब्लिश किया और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक अल्टरनेट दिया, बेहतर अल्टरनेट दिया। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन जैसे नियमों को भी एक्सप्लेनेशन देने की हमको क्षमता दी। तो इसलिए एक बहुत ही अच्छा एक रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी कदम था जो थॉमस यंग ने अपने प्रयोग के द्वारा हमको दिखाया था। तो अब यहाँ पर ये मानेंगे कि लेट द रेज आर y1 = a1 sin ओमेगा t, और हम मान लें दूसरी वेव कौन सी है, y2 = a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। यहाँ हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि दोनों एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, दोनों एम्पलीट्यूड अलग अलग है। हालांकि एक शर्त हमने लिखी है कि द वेव एम्पलीट्यूड मस्ट बी सेम और नियरली सेम। तो आगे हम a1 a2 को a रख देंगे, वो हम स्पेशल केस में रख देंगे। अभी हम मान के चलते हैं कि a1 a2 दो अलग अलग एम्पलीट्यूड थोड़ा अंतर के साथ में।
तो अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट वेव क्या होगी, रिजल्टेंट वेव जो होगी y बराबर वो हो जाएगा y1 प्लस y2। इसी को तो सुपरपोजिशन कहते हैं, जहां दोनों इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो आपका y1 प्लस y2 आपका यहाँ पर लिखा जाएगा। अब देखो तो हम क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट वेव मतलब जब ये दोनों तरंगे पॉइंट P पे मिलेंगी तो क्या होगा, y होगा और वो हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर होगा। भाई रख दिया आपने y1 और y2 की वैल्यू। अब क्या करो, इसको ओपन कर लो साइन a प्लस b के फॉर्मूले से। तो y बराबर हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा a2 और इसे लिखेंगे हम इसको ऐसे लिखें साइन a साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ऐसे हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को यूज किया है। अब आप क्या करो, a1 को अंदर में रख दो, तो a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ये आपके पास हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन हो सकती हैं, जैसे आप साइन ओमेगा टी कॉमन ले लो, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लो इन दोनों के साथ रख करके। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a1 प्लस a2 कॉस फाई मल्टीप्लाई बाई साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। आपने जानबूझ कैसा किया कि ओमेगा टी की टर्म से बाहर कर दिए, फाई वाले टर्म अंदर कर दिए। क्यों ऐसा कर दिया, क्योंकि आपने a1 को फिक्स माना है, a2 को फिक्स माना है। अगर ये रास्ते नहीं बदल रहे हो तो फाई भी फिक्स ही होगा। तो ये ब्रैकेट के अंदर की सारी चीज़ अगर रास्ते नहीं बदले जा रहे हैं तो कांस्टेंट रहेंगी। तो हम यहाँ पर y हो गया। अब हम यहाँ पुट करते हैं, एक मानते हैं कि मान लो a1 प्लस a2 कॉस फाई हमारे हिसाब से तो हमने कहा कांस्टेंट है। तो इसको हम एक ज़्यादा बेहतर तरीके से ऐसे लिख सकते हैं a कॉस थीटा। क्या किया, a कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही इसके लिए क्या लिख सकते हो, a2 साइन फाई बराबर a साइन थीटा, ऐसा कर दिया। सो आपके पास क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या लिखोगे बच्चा, a कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस a साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। अगर हम यहाँ से a बाहर कर दें तो बचेगा साइन, इसको ऐसे मान लो, इसको ऐसे मान लो, a बाहर कर दोगे तो आप थोड़ा आगे पीछे कर दो, कम्यूटेट कर सकते हो, साइन इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। और यहाँ से आप क्या लिख सकते हो बच्चा, यहाँ से बच्चों आप लिख सकते हो y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि दो वेव्स जब आपस में सुपर इम्पोज होंगी, दो वेव्स जो सुपर इम्पोज होंगी तो उसकी वजह से जो कुछ भी आएगा, जो रिजल्टेंट होगा उसमें भी एक साइन वाला वेरिएशन आएगा। साइन वेरिएशन होने का मतलब है उसमें भी एक अल्टरनेट होगा, एक कहीं पर ए के हिसाब से कहीं पर यहाँ थीटा होगा, एक हिसाब से कहीं पर साइन की, जैसे साइन का बिहेवियर होता है, एक बार मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम मिनिमम, उस तरह की लोकेशन होगी। सो आवर इंटरेस्ट इज इन दिस ए, हाउ टू कैलकुलेट दिस ए। तो यहाँ पे लिखेंगे द एम्पलीट्यूड, यानी एम्पलीट्यूड ही तो है भाई, ए जो होता है एम्पलीट्यूड तो होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ अबव इक्वेशन में कैलकुलेटेड एज। कैसे निकालोगे ए, देखो जरा इस चीज़ को देखो, ये जो आपने पूरा लिखा है यहीं से हमको ए निकालने का रास्ता बनेगा। क्या करें, बेहतर जो होगा भाई हमारे पास वो ये होगा कि हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, चूँकि यूज करना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लें, ठीक रहेगा। सो द एम्पलीट्यूड ऑफ अबव इक्वेशन में कैलकुलेटेड एज, कैसे में कैलकुलेटेड बाई स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 को स्क्वायर करो, ऐड कर दो, और इक्वेशन नंबर 2 को भी स्क्वायर करके इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर दो। तो आप देखो ऐसे लिखोगे, इक्वेशन नंबर 1 को लिख रहे हैं, ये है a1 प्लस a2 कॉस फाई का स्क्वायर, और इधर लिख दोगे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर साइन फाई स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अंदर रह जाएगा। तो आपके पास इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर, तो a बाहर निकालोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, अब इसको ओपन करो, a प्लस b का होल स्क्वायर है, हो जाएगा a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर कॉस फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, और इधर जुड़ जाएगा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा
ए स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर। अब जरा देखो ये A2 कॉस स्क्वायर फाई है, A2 साइन स्क्वायर फाई है, तो A2 बाहर ले लोगे हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई। तो यानी कि आपके पास हो गया A स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस फाई। तो ये भाई जो हमारा पूरा है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे सामने आ गया है। ये रिजल्ट हमें ये बता रहा है कि जब आपने दो वेव ली, एक वेव जिसका एम्पलीट्यूड A1 था, दूसरी वेव जिसका एम्पलीट्यूड A2 था, इन दोनों वेव को आपने भेजा एक तरफ तो सुपर इम्पोज हो गई। सुपर इम्पोज होने के बाद जो वेव बनी उसका एम्पलीट्यूड A है और हमारी जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड सीधे सीधे A1 या A2 के बराबर नहीं। ऐसा नहीं कोई फार्मूला आया कि A बराबर A1 प्लस A2, देखो ऐसा नहीं आया। ना ही ऐसा आया कि A1 स्क्वायर बराबर A स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, ऐसा भी नहीं आया। आया क्या, आपका फार्मूला आया कि A स्क्वायर बराबर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ये दो टर्म, एक टर्म और आ गया 2A1 A2 कॉस फाई। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है, इसी को हम इंटरफेरेंस टर्म कहते हैं। यही इंटरफेरेंस को प्रकट करने वाला टर्म है। यही वो टर्म है जिसने बताया कि देखो यहाँ इंटरफेरेंस हो रहा है। ये सीधा सीधा ऐसा मामला नहीं है कि जैसे अभी नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मली यही है कि हमने एक टॉर्च यहाँ जलाई फिर दूसरी टॉर्च जला दी तो इस बोर्ड पर रोशनी दुगनी हो जाएगी। लेकिन अगर वो दोनों सोर्सेस कोहेरेंट हैं, जिनके बीच का फेज डिफरेंस फिक्स है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर लाइट दुगनी नहीं होगी, बल्कि वहाँ लाइट A1 स्क्वायर होगी, A2 स्क्वायर होगी और प्लस ये एक और टर्म आ जाएगा। ये एक्स्ट्रा टर्म जो है वही उस यूनिक घटना को दिखा रहा है जिसको कि हम इंटरफेरेंस कह रहे हैं। अब जरा हमको इस टर्म की बहुत ही बारीकी से बच्चा एनालिसिस करनी है। यहीं से ही हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो समझदारी में बदलना शुरू हो जाएगा। अब आप देखें, आपने कहा है कि हमारे पास टर्म क्या है भाई, आपके पास टर्म है A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। अब यहाँ पर अगर मैंने ये रास्ता लिया और फिर उसके बाद ये रास्ता लिया तो इस रास्ता नंबर 1 और रास्ते नंबर 2 में पार्ट डिफरेंस है, यही तो है एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस, और जिसकी वजह से हमको यहाँ फेज डिफरेंस कितना माना गया, फाई। अगर हमने ये रास्ता ले लिया होता और इस दूसरे रास्ते से जाते तो यहाँ हो जाता मान लो फाई 1। अगर हम एक तीसरा रास्ता लेते और फिर यहाँ से लेते तो यहाँ हो जाता तीसरा पार्ट डिफरेंस के हिसाब से फेज डिफरेंस फाई 3। तो अलग अलग जगहों पर फेज डिफरेंस अलग अलग होता है, लेकिन चूंकि हमारा बल्ब वही है तो हमारा A1 यहाँ भी वही रहता, A2 यही रहता, यहाँ A1 वही रहता, A2 वही रहता, यहाँ A1 वही रहता, A2 वही रहता। तो आप देख रहे हो कि अगर हम अपने स्क्रीन के अलग अलग बिंदुओं का चुनाव करें तो हम अलग अलग फाई देखेंगे, इसकी वैल्यू हमारी बदलेगी, क्योंकि पार्ट डिफरेंस हर वेव का जो आप जो जोड़ा ले रहे हो उसके जोड़े की लंबाई के अंतर की वजह से उनमें पार्ट डिफरेंस रहेगा, वो अलग अलग होगा, उस हिसाब से उसको बिलोंग करता हुआ फेज डिफरेंस होगा। अच्छी बात है यहाँ पर तो। लेकिन A1 A2 फिक्स रहेगा क्योंकि आप सोर्स नहीं चेंज कर रहे, सोर्स उतना ही चमकदार इतना पहले था। तो कहने का मतलब ये है कि इस फॉर्मूले के अंदर ये एक ऐसा टर्म है, कॉस का एक ऐसा टर्म है जो कि बदल सकता है, बदलेगा ही बदलेगा रास्ते के हिसाब से। अगर आप स्क्रीन के हर बिंदु को लोगे, इस बिंदु पे फेज डिफरेंस कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, तो आप कहोगे सर पे कॉस की कौन सी वैल्यू हम ले। हमने कहा बच्चा इतने सारे स्क्रीन पर इस तरह के पॉइंट से, एक पॉइंट ये है, जैसे एक पॉइंट ये बन गया, फिर एक पॉइंट ये बन गया, फिर एक पॉइंट ये बन गया, इस तरह के अगर आप बहुत महीन पेन है कितने सारे पॉइंट आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हो। देखो मैं तो इतनी जल्दी कर रहा हूँ तब भी मैं कुछ पॉइंट तो कुछ ही कर पा रहा हूँ। सो देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो आप कहोगे सर कॉस की क्या वैल्यू ले। अरे भैया कॉस की जो सबसे ज्यादा वैल्यू हो सकती है वो भी यहाँ पे होगी, जो सबसे मैक्सिमम हो सकती है वो भी, उसको बिलोंग करता हुआ भी फाई होगा, एक रास्ता होगा, और जो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू होती है कॉस की उसको बिलोंग करता हुआ भी रास्ता होगा। और इन मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में जितनी वैल्यू हो सकती है वो सारी वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट करेंगी। आपने कहा अच्छा, तो अब तो हम ऐसा करते हैं, हम किनारे की दो लिमिट निकाल लेते हैं, हम मैक्सिमा को निकाल लेते हैं और मिनिमा को निकाल लेते हैं। मैक्सिमा मिनिमा मतलब कॉस की सबसे अधिक वैल्यू को बिलोंग करता हुआ फाई निकाल लें, कॉस की सबसे कम वैल्यू को बिलोंग करता हुआ फाई निकाल लें। बाकी बीच में कितने आते हैं, क्या आते हैं देखते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर तो हमको या तो चमकीली पट्टी दिख रही थी या अंधेरा दिख रहा था, काली पट्टी दिख रही थी। तो अगर हम चमकीली पट्टी को ये कहें कि चमक इंटेंसिटी को बिलोंग, इंटेंसिटी मतलब चमक, तो चमक कहीं कॉस की मैक्सिमम वैल्यू को तो नहीं बिलोंग कर रहा है, और जहां अंधेरा है वहां चमक जीरो है, तो कहीं ये कॉस की मिनिमम वैल्यू को तो नहीं बिलोंग कर रहा है। ये सोच करके थॉमस यंग ने कहा कि चलो कॉस की हम इन दो लिमिट वैल्यूज की पड़ताल करते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तो इस पूरे मैथमेटिक्स के अंदर, इस मैथमेटिकल फॉर्मूले के अंदर हमारा ध्यान किस पे गया,
कॉस के टर्म पर, कि कॉस की वैल्यू को हमें एनालिसिस करनी है, कि कॉस की वैल्यू को समझना है, कॉस की वैल्यू से हमारे एम्पलीट्यूड पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, मेरे ख्याल से सबने मालूम होगा, कि जो इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। अगर आपको एम्पलीट्यूड मालूम है तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर दोगे तो वो इसके इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब है अगर आपको स्क्रीन पर जो भी इंटेंसिटी उसको आई लेते हो तो वो पहले सोर्स की इंटेंसिटी A1 स्क्वायर को हम I1 लिख रहे हैं, A2 स्क्वायर को हम I2 लिख रहे हैं, 2 ऐसे लिख रहे हैं, A1 A2 क्या लिख सकते हैं, अंडर I1 I2, और फिर लिख रहे हैं cos phi। कैसे लिख दिया हमने, क्योंकि हमें मालूम है कि इंटेंसिटी बराबर एम्पलीट्यूड स्क्वायर या एम्पलीट्यूड बराबर अंडर इंटेंसिटी, तो हमारे पास जहाँ जहाँ एम्पलीट्यूड था वहाँ अंडर इंटेंसिटी कर दिया, और जहाँ जहाँ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर था वहाँ इंटेंसिटी कर दिया। तो इस प्रकार से हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी, जब कॉस की वैल्यू मिनिमम होगी, क्योंकि कॉस पर ही तो डिपेंड कर रहा है। और कॉस की वैल्यू ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है, कोई बीच की है, तो इंटेंसिटी भी ना मैक्सिमम होगी ना मिनिमम होगी, बीच की होगी। लेकिन चूंकि पर्दे पर हम एक चमकदार पट्टी देख रहे हैं जो कि हमको लग रहा है कि ये तो मैक्सिमम इंटेंसिटी को बिलोंग कर रहा है, और काली पट्टियां देख रहे हैं जो कि साफ साफ लग रहा है कि ये मिनिमम इंटेंसिटी को बिलोंग कर रहा है, तो हम अपने एनालिसिस मिनिमम और मैक्सिमम के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे आप कहोगे कि भाई इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव पैटर्न, रिजल्टेंट इंटरफेरेंस पैटर्न जो कि आई है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, कॉस फाई पर। तो हम एक बात करेंगे, पहले बात करेंगे लेट कॉस फाई इज मैक्सिमम। भाई बताओ भाई, कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1। अगर हम कॉस फाई की मैक्सिमम वैल्यू ले लें 1, देन वी गेट, भैया क्या पाओगे इसका, तो आप लिखोगे देन वी गेट आई मैक्स। आई मैक्स तो मिलेगा क्योंकि ये सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हो, और उसको ऐसे लिखो, आई मैक्स बराबर ऐसे लिख दो, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और कॉस की वैल्यू आपने रख दी 1। ऐसा क्यों लिखा मैं बताता हूँ। फिर ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो ये लिखा जाएगा A1 प्लस A2 का स्क्वायर। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आपके पास बच्चों कितनी आई, अगर आप दोनों तरंगों के एम्पलीट्यूड को जोड़ दो और उसका स्क्वायर कर दो, तो जो इंटेंसिटी आएगी वो आपकी मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी। यानी कि यही जो है वो किसको बिलोंग करेगी, इसी को बच्चा आप कह रहे हो ब्राइट फ्रिंज, चमकीली पट्टी यही है। ये कब कब होगा भाई, ये कब कब होगा, ये तब तब होगा। सो cos phi is equal to 1 is what, it is the condition for bright fringe। क्यों ब्राइट कह रहे हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा चमक का होगा। लेकिन आपने कहा एक मिनट रुकिए, cos phi की वैल्यू 1, ये तो मैंने सुना है, cos phi की वैल्यू जो आप 1 कह रहे हो, ये मैंने सुना है कि कई सारी ऐसे कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं जब cos phi की वैल्यू 1 होता है। यूनिट सर्किल ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है, तो यूनिट सर्किल ट्रिग्नोमेट्री में जो आपने क्या पढ़ा होता है कि अगर हमारे पास ये cos है तो हमने पढ़ा है कि जब cos 0 होता है तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है। उसके बाद अगर हम एक चक्कर पूरा घूम के आ जाएं और हम आ जाएं cos 2 पाई पर, तो फिर उसकी वैल्यू 1 होगी। फिर अगर हम पूरा चक्कर घूम के आ जाएं और आ जाएं cos 4 पाई पर, तो इसकी वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी। ठीक है ना, cos की वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसे सोचो कि अगर कहीं आपने लिखा है cos phi इज इक्वल टू cos 2n पाई, तो ये किसके 1 होगा, देखो यहाँ पर, और यहाँ n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू अगर 0 है तो cos 2n पाई मतलब cos 0, तो देखो cos 0 1 होगा। अगर n की वैल्यू 1 है तो cos 2 पाई की वैल्यू 1 होगी, यानी n बराबर 1 के लिए। अगर n की वैल्यू 2 है तो cos 4 पाई भी 1 भी है, यानी n की वैल्यू 0 1 2 इस तरह होता है, तो उस समय हमारी ये कंडीशन फुलफिल होगी, यानी ब्राइट फ्रिंजी कंडीशन फुलफिल होगी। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो कि cos phi इज इक्वल टू cos 2n पाई, ये ब्राइट फ्रिंज को बिलोंग करेगा। या आप लिख सकते हो कि फाई की वैल्यू जब 2n पाई के बराबर होगा, तब आपका जब दो तरंगे जो निकल रही हैं दो सोर्सेज से, उनके बीच का फेज डिफरेंस जब भी 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, 6 पाई होगा, 8 पाई, ऐसे चलते चले जाओ, तब वहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी। पार्ट डिफरेंस के केस में देखें तो पार्ट डिफरेंस क्या होता है, तो पार्ट डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, बी मतलब ब्राइट, पार्ट डिफरेंस फॉर ब्राइट बराबर क्या होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू 2n पाई। जैसे आपने फेज डिफरेंस रख दिया 2n पाई, लैम्डा अपॉन 2 पाई फार्मूले में होता है, तो यहाँ से पार्ट डिफरेंस क्या होगा, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि ब्राइट फ्रिंज बनने के लिए पार्ट डिफरेंस कंडीशन क्या आ गई,
एन लेमडा। तो कहने का मतलब यहाँ से ये निकला कि जब जब भी तरंगों के बीच में वेव पाथ डिफरेंस एन लेमडा होगा, एन लेमडा कितना है, एन की वैल्यू 0 होगी तो पाथ डिफरेंस 0, एन की वैल्यू 1 है तो लेमडा का डिफरेंस है, एन की वैल्यू 2 है 2 लेमडा का डिफरेंस है। जब जब भी ऐसा होगा तब तब हमारी उस जगह पर क्या होगी, एक ब्राइट फ्रिंज बनेगी। अभी लेक्चर खत्म होते होते हम उसके बारे में बात करेंगे। आगे आते हैं डार्क फ्रिंज के लिए। तो आपके पास दूसरा क्या है, कॉस की, जब भाई देखो कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 नहीं होती, कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो लेट कॉस फाई इज इक्वल टू -1। अच्छा बताओ -1 कब कब होता है, याद करो यूनिट सर्किल। कॉस 180 पर, कॉस पाई पर वैल्यू -1 होती है, इस तरफ -1 होती है। अब फिर कब होगी, जब एक बार आप चक्कर पूरा घूम के फिर आ जाओगे। तो कॉस पाई और उसके बाद कॉस पाई के बाद 2 पाई 3 पाई, यानी कॉस 3 पाई पर भी -1 होगा। फिर एक चक्कर घूम के आ जाओ, कॉस 5 पाई पे भी होगा। फिर एक चक्कर घूम के आ जाओ, कॉस 7 पाई पे भी होगा। तो जब जब आपके पास 1 पाई होगा, 1 इंटू पाई होगा, 3 इंटू पाई होगा, 7 इंटू पाई होगा, 5 इंटू पाई होगा, यानी ऑड नंबर में जब जब भी होगा तब तब आपके पास मिनिमा आएगा। तो लेट कॉस इज इक्वल टू -1। सो आपके पास क्या हो जाएगा, आई मिनिमा। आई मिनिमा कितना होगा, क्योंकि आपने इस फार्मूले में यहाँ मैक्स मिनिमम वैल्यू रखी, यहाँ मिनिमम वैल्यू रख रहे हो तो इंटेंसिटी भी आपका मिनिमम ही होगा। तो किसके बराबर हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। यहाँ देखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। तो यहाँ से आ जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। तो मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी, जब दोनों के एम्पलीट्यूड को माइनस करके स्क्वायर कर दो। तो याद रखना, इंटरफेरेंस के दौरान मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब है एक ऐसा समय जब आप दोनों वेव के एम्पलीट्यूड को डिफरेंस अंतर ले लो और उसका स्क्वायर कर दो। और मैक्सिमम का मतलब है कि जब दोनों एम्पलीट्यूड को आप जोड़ दो और उसका स्क्वायर कर दो। तो इस तरह से मिनिमम हो जाएगा। अब हम देखें तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या हो जाए, कॉस फाई इज इक्वल टू -1 क्या है, दिस इज द कंडीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। बच्चा किसकी कंडीशन है, डार्क फ्रिंज की कंडीशन है। तो कॉस फाई -1 का मतलब क्या हो गया, कॉस ऑड नंबर मतलब 2n+1 इंटू पाई। देखो n की वैल्यू 0 रखो, जैसे यहाँ रखा था, इससे पहले जो रखा था, n की वैल्यू 0 रखोगे तो आ जाएगा cos 0 + 1 इंटू पाई, यानी cos पाई। n की वैल्यू 1 रखोगे तो cos 2 + 1 3 पाई। तो cos पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई आपको मिलते चले जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास कंडीशन क्या आई, फाई जब जब भी 2n+1 पाई के बराबर होगा तब तब हमारे पास क्या बनेंगी, डार्क फ्रिंजें बनेंगी। यहाँ पर याद रखो, जब जब भी पाथ फेज डिफरेंस 2n पाई के बराबर होगा तो ब्राइट फ्रिंज बनेंगी, जब भी 2n+1 पाई के बराबर होगा तो डार्क फ्रिंज बनेंगी। अगर हम इसके लिए पाथ डिफरेंस निकालें तो डार्क के लिए पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, λ/2 पाई और मल्टीप्लाई कर दो 2n+1 पाई से, तो पाई पाई कट गया। तो आपके पास कंडीशन क्या आई, ΔXD डार्क मतलब पाथ डिफरेंस फॉर डार्क इज इक्वल टू 2n+1 λ/2। तो जब जब भी दो तरंगे आपस में मिलेंगी और मिलते समय उनके पाथ डिफरेंस λ2, λ3, λ5, λ4, λ इस तरह से अलग अलग हैं तो वहाँ ब्राइट फ्रिंजें बनेंगी। अगर उनका पाथ डिफरेंस λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2 या ऐसे ही λ/2 के टर्म में होंगे अलग, तो वहाँ पर डार्क फ्रिंज बनेंगी। तो इस प्रकार से हमने यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की सहायता से आपके सामने डार्क फ्रिंजे यानी कि मिनिमम इंटेंसिटी, ब्राइट फ्रिंजे यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी, इनके बनने की शर्तें रख दी हैं। और ये इस बार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आप लोगों के पास। बिहार वाले बच्चे इस बात को ध्यान रखें कि उनका सिलेबस बदला हुआ है। 2-3 साल पहले उनके सिलेबस में हर ब्रांच का अलग अलग बनता था, लेकिन पिछले 2 सेमेस्टर से आपको एक ऐसा सिलेबस मिल रहा है जो कि सभी ब्रांच के लिए सेम है। तो उस समय आपको पिछले 2 सालों के या पिछले एक ही सेमेस्टर की बात हुई है, तो पिछले 1-2 सेमेस्टर से ही आपके जो बदले हुए पेपर के हिसाब से, बदले हुए सिलेबस के हिसाब से जो आपका फिजिक्स है, आपको वो पेपर ही देखना है। तो उस पेपर के हिसाब से प्यारों आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इससे पहले यंग्स एक्सपेरिमेंट की सहायता से विड्थ निकालो, फ्रिंज विड्थ निकालो, ये सवाल पूछा गया है पिछले सालों में, पिछले सेमेस्टर में पूछा गया है। तो रिपीट तो कर ही सकते हैं, उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन आप ये मान के चलें अगर यंग्स एक्सपेरिमेंट में बैंड फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला पूछ लिया गया है तो अब बहुत बड़ा चांस बनते हैं कि इस मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी के फॉर्मूले को आपसे पूछा जाए। तो वो भी हम कराएंगे, अब दोनों सवाल कराएंगे, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इसको थोड़ा ज़्यादा तवज्जो दो, महत्वपूर्ण थोड़ा ज़्यादा मानो,
ठीक है, चलो इतना हो गया है। तो आने वाले लेक्चर में हम थोड़ा सा और विजुलाइज करेंगे इस चीज को, और फ्रिंज विड्थ निकालने का जो डेरिवेशन है उसको भी डिराइव करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपने कवर किया है, और अच्छी तरह से इसको तैयार कर लीजिएगा ताकि कम समय में पूरी तरीके से इसको आप लिख सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं क्लास में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।